Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody. This is another video lecture, online lecture, software quality assurance, and we were discussing software ergonomics in our previous lecture. And we completed only the terminology, but today we are going to discuss a bit more about ergonomics in general and software ergonomics in particular. So let's take a brief look at what we previously have understood about ergonomics. How do you define the word ergonomics? You say that ergonomics is simply science, or you can say arts, whichever way you understand it, a science or an art, that deals with the designing and arranging of things so that people can use them very easily, very comfortably and safely. आप इस साइंस में ये समझते हैं कि इस साइंस में मुख्तलिफ चीज़ों को यानी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए, कुछ इस तरह से अरेंज किया जाए कि जो इनको यूज़ करने वाले लोग हैं, यूज़र्स यानी क्लाइंट्स, कस्टमर्स, वो इनको आसानी से यूज़ कर सकें, कोई मुश्किल पेश ना आए, इजीली, कंफर्टेबली यानी आराम से, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी तकलीफ के, सहूलत के साथ, आसाइश के साथ वो उसे यूज़ कर सकें। और सेफली का मतलब है कि कोई नुकसान ना हो उनको, वो चीज़ों के इस्तेमाल की कोई बुराई हो, कोई नुकसान अगर होना हो तो उससे वो बच सकें। और एक डेफिनेशन हमने और देखी थी, दी पार्ट्स और क्वालिटीज ऑफ सम थिंग्स डिजाइन दैट मेक इट इजी टू यूज। तो ये वही बात जो हमने पहले देखी है, उसी का ही एक सिंप्लीफाइड ऑल्टरनेटिव सा मीनिंग है। असल चीज आपको याद रखनी है कि चीजों को डिजाइन करने का फन, साइंस कह लें या आर्ट कह लें, दोनों सूत्रों में ये एक फन बन जाता है। चीजों को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो पीपल यानी जो इसके यूजर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके लिए इस्तेमाल में आसान हो। उर्दू में भी लिख लेते हैं। और उनको इसमें इस्तेमाल के अंदर कोई मुश्किल पेश ना आए, आराम से वो इसे यूज कर सकें और सेफली यानी कोई नुकसान ना हो। अब ये अलग बात है कि नुकसान किस चीज का हो सकता है। नुकसान जो है वो सेहत का हो सकता है, हेल्थ, और वो नुकसान मालो दौलत का भी हो सकता है। उससे बचा जाए, चीजों को आप इस तरह से अरेंज करें, डिजाइन करें। अब इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि एर्गोनॉमिक्स में एक स्पेशल ब्रांच है जिसको कि हमने डील करना है, वो है सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स या एर्गोनॉमिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और चूंकि हम क्वालिटी प्रोफेशनल्स हैं तो एर्गोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स। अब इसको मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ नाम देते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बायो इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ह्यूमन इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी कहते हैं, लेकिन हमारे फील्ड में इसको एर्गोनॉमिक्स ही कहेंगे। आगे चलते हैं। हमने ये देखा था कि एर्गोनॉमिक्स का बेनिफिट हमें कहाँ मिलता है। एर्गोनॉमिक्स का बेनिफिट हमें मिलता है ह्यूमंस की, जिस तरह हमने देखा सेफ्टी, तो सेफ्टी में
किन चीज़ों की सेफ्टी है या किन चीज़ों के असरात हैं जिनको के एर्गोनॉमिक्स डील करता है। उनमें सबसे पहले फिजिकल चीज़ है यानी ह्यूमन बॉडी, तो जिस्मानी असरात से एर्गोनॉमिक्स ने हमें प्रोटेक्शन देनी है। और दूसरा है रूहानी, जिसको आप ह्यूमन सोल कहते हैं या स्पिरिट भी कहते हैं। और इन दोनों का एक कोलेक्टिव इफेक्ट है इंसान की पर्सनैलिटी या उसकी डिग्निटी पे। और आगे हमने ये डिस्कशन की थी कि कुछ एक चंद एक एग्जांपल्स थी, जिनमें सबसे पहली एग्जांपल हमने देखी थी एवोल्यूशन है एर्गोनॉमिक्स की एक खास टूल के ऊपर, जो कि सदियों से या हजारों सालों से फसलें या घास काटने में इस्तेमाल होता है। एक्सक्यूज मी। तो उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो जो ब्लेड है उस हथियार का, इस औजार का, वो इंसानी हाथ को नुकसान ना पहुंचाए, या अगर वो घास या फसल काटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो किसी और चीज को काटने का नुकसान ना हो। और अगर वो घास को काट रहा है तो पूरे तरीके से काटे, या अगर फसल को काटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो पूरी तरीके से उसको काटे, उसमें कोई फसल खराब ना हो या घास बर्बाद ना हो, जो भी चीज उससे काटी जा रही। फिर हमने डिफरेंस देखा था कि एक खास कल्चर में एक खास किस्म का डिजाइन है। ये वो कल्चर है जहाँ पे लोग जमीन पर बैठ के काम करने के आदी हैं, और एक दूसरा कल्चर जिसमें जमीन पे बैठ के काम करने की बजाय वो खड़े रहकर या झुक कर काम करने के आदी हैं, जिस तरह ये यूरोप में और इसी तरह का आपको चाइना या ओरिएंटल जो रीजन्स हैं उनमें नजर आएगा। तो देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ कल्चर, अदरवाइज फंक्शन इनके सेम है। लेकिन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें एर्गोनॉमीज दोनों में बाय प्रिंसिपल तो सेम है, लेकिन इन प्रैक्टिकल डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे ये शॉर्ट हैंडल है और यहाँ पे एक लॉन्ग हैंडल है। तो एर्गोनॉमी बेनिफिट क्या देगी? प्रैक्टिकलिटी में बेनिफिट देगी, यानी उसके इस्तेमाल को आसान बनाएगी, उसे एफिशिएंट बनाएगी, एफिशिएंसी, और इंसान को उसकी सेफ्टी देगी। ये वही चीजें हैं जो एर्गोनॉमी के या एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन में है। इसकी मॉडर्न दौर में क्या एग्जांपल्स हैं वो हमने देखा कि जी आप टेलीफोन यूज करते हैं तो आपको ईज ऑफ यूज मिलता है, कंफर्ट मिलता है कि टेलीफोन की शेप ही इस तरह की है। ये हम बात करें वो जो रिवायती टेलीफोन होता है, तो वो जो टेलीफोन रिसीवर है उसकी शेप ही हमें बताती है कि वो हमें कन्वीनियंस दे रही है। अगर आप इस तरह से उसकी शेप देखें तो जो कान के करीब लगानी है उसके कहते हैं ईयर पीस, और जहाँ से बात करनी है वो माउथ पीस। दोनों में जो डिस्टेंस है वो उतना है जितना इंसान के जिस्म में कान, अगर मैं कुछ तस्वीर इस तरह की बना सकूं, उसके कान और उसके मुंह के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो ये जो रिसीवर है उसी डिस्टेंस को मैच करता है। अब ये इंसान की शक्ल बन सकी है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है। और चूंकि उसे एक हाथ से उठाना है तो वो हाथ की ग्रिप जिस जगह पे पड़नी है वो कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है, ये सारी की सारी एर्गोनॉमी है। अगर आप सेल फोन को देखते हैं, सेल फोन नॉर्मली आप जिस शेप में देखते हैं, तो अगर वो पुराने दौर का है तो उसमें यहाँ पे एक एलसीडी है और यहाँ पे उसका की पैड है। अब कीज को एक दूसरे से इतने फासले पे अरेंज किया गया है कि एक की को अगर प्रेस किया जाए तो दूसरी कीज ना प्रेस हो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एर्गोनॉमी। की पैड को नीचे रखा गया है और जो एलसीडी स्क्रीन है उसको ऊपर की तरफ रखा गया है, ताकि जब किसी इंसान का हाथ या उसकी उंगलियां की पैड पे काम कर रही हों तो स्क्रीन फिर भी उसे नजर आ रही हो, ये बीच में कहीं मिक्स नहीं छोड़ी गई। और अगर आप स्मार्टफोन्स की बात करते हैं आज के दौर में, तो वो साइज वाइज पहले तो बहुत रिड्यूस हुए थे, लेकिन अब साइज में वो फिर एक मरतबा उनमें बड़ा होना शुरू हो गया। तो उसकी जो स्क्रीन है
चूंकि वो टच स्क्रीन है तो उसे किस तरह से प्रोटेक्टिव बनाया गया, उसके ऊपर एक शीट होती है और उसे इस किस्म का बनाया गया है कि जब उसके ऊपर इंसान अपनी फिंगर्स, यानी आमतौर पे जो फिंगर्स यूज की जाती हैं, एक तो थंब होता है और एक वो इंडेक्स फिंगर, तो इन दोनों फिंगर्स का इस्तेमाल वो इजीली कर सके और साथ ही साथ सेल फोन को ग्रिप में भी रखा हो। तो उसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि वो पाम जो दोहरा होके इसको यूज कर रहा होता है, वो उसे पाम को और पाम वाला जो शख्स है यूजर, उसे कोई मसला ना हो। ये जो उंगलियों से वो इसको टच करता है या ड्रैग करता है, तो ये स्क्रीन इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो ड्रैगिंग में उंगली को नुकसान ना पहुंचाए, इतनी रफ स्क्रीन ना हो, बल्कि इतनी स्मूथ स्क्रीन हो कि उंगलियों को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद वो जो सेंसिटिविटी है टचिंग की या आइडेंटिफिकेशन की कि क्या टच किया गया है, वो भी बरकरार रहे। और बैटरीज जो हैं वो पिछली साइड पे हैं, वो सामने नहीं है। पहले ये होता था कि कुछ मॉडल्स ऐसे आए थे कि जी जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो एक खास स्टेज पे जाके ओवरचार्ज होना शुरू हो जाती है, और कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए थे कि जनाब वो सेल फोन बैटरी के समेत एक्सप्लोड कर जाता है। लेकिन अब वो उन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज किया है, तो अब एर्गोनॉमी ये है कि जी जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली चार्जर डिस्कनेक्ट हो जाता है विद इन दो हार्डवेयर, यानी आपको अलहदा नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। सेम थिंग हैपन्स इन द लैपटॉप चार्जर्स। तो आगे हमने जो डिस्कशन की थी उसमें कुछ एग्जांपल्स देखी थी, जिस तरह अभी आफ्ताब है, शायद उन्होंने कहा था कि जी चुप पढ़ने वाला सब्जेक्ट, आफ्ताब ने कहा था, किसने कहा था, जमशेद ने। तो वो चुक पढ़ने वाला जो कॉन्सेप्ट के जी आप लैपटॉप को इस ऐसी पोजीशन में, ऐसी हाइट में रखें कि वो आपको झुक के उस पर काम ना करना पड़े, अदरवाइज आपकी जो बैक बोन है और जो हिप बोन्स हैं और जो शोल्डर बोन्स हैं और जो नेक का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो एग्जॉस्ट ना हो, वो थकावट में ना जाए। इट शुड नॉट गेट रिटायर्ड, इट शुड नॉट गेट फिजिक। तो ये ऑब्वियसली आमतौर पे हम इस तरह अब नहीं यूज करते, हम सीख चुके हैं कि जी इस तरह इसको नहीं यूज करना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर नहीं, मैंने वो एक कार्टून यहाँ पे डाला है। तो अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो लाइक दिस वन, तो आपकी आंखों के सामने इसकी स्क्रीन की साइट होनी चाहिए। सेम केस इज विद द लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप में ये फैसिलिटी है कि आप लैपटॉप की जो स्क्रीन है, जिसे लिड भी कहते हैं, आप इसे थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर सकते हैं ताकि आप उसकी फोकस कर सकें करेक्टली। आंखें करेक्टली आपके सामने लैपटॉप पे जो इमेज बन रहे हैं, जो टेक्स्ट आ रहा है, उनको दिखा सकते हैं। और इंसान की अपनी हाइट के हिसाब से चेयर्स का इस्तेमाल होना चाहिए जो हाइट एडजस्टेबल हो ऊपर नीचे की तरफ, और इतनी स्पेस जो कम वजन वाले लोग हैं उनके लिए और जो ज्यादा वजन वाले लोग हैं दोनों में वो एडजस्ट हो सकती हो, यानी यहाँ से लेके टेबल तक का डिस्टेंस। और जो लोगों की कमर है उसको रिलैक्स करने के लिए ये एक कर्वेचर होना चाहिए, और प्लस ये कि ये जो बैक है ऑन द सीट, इसको भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता है ताकि इंसान कंफर्टेबली काम कर सकें। तो ये चेयर की एर्गोनॉमी भी चली गई, और ये कंप्यूटर या स्क्रीन या लैपटॉप उसकी एर्गोनॉमी भी इसी पिक्चर में चली गई। और इंसान की जो है वो सिटिंग पोस्चर में ही नहीं, वो उसके बाजुओं का जो पोस्चर है और जो हैंड पोस्चर है उसमें भी एर्गोनॉमी। फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी कि माउस को बनाया इस तरह से गया है कि जी उसे जब भी यूज किया जाए तो आपके हाथों को, आपकी रिस्ट्स को, आपकी फिंगर्स को, खास तौर पे वो फिंगर्स जो कि बटन प्रेस करने के लिए यूज होती है लाइक द इंडेक्स फिंगर, और समटाइम्स कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जो थंब से ऑपरेट करने होते हैं, और एक जो मिडिल फिंगर है वो ऐसे माउस के लिए जिसके ऊपर व्हील लगा होता है। फिर आपने ये भी देखा कि माउस को गलत तरीके से हैंडल करने का तरीका,
और सही तरह से हैंडल करने का तरीका क्या है। फिर एक कीबोर्ड हमने देखा था जो कि अकाउंटेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने इंग्लिश की टाइपिंग ज़रा कम करनी होती है लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा इनपुट करनी होती हैं, तो उनके लिए जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ वाला कीपैड है वो सेंटर में है ताकि वो इजीली उसको एक्सेस कर सकें। तो आज और थोड़ी सी डिस्कशन हमने करनी है, बीच में कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने बोली नहीं थी लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप ये पिक्चर्स से खुद अंदाजा लगाएं। लाइक ड्राइविंग करते हुए जो ड्राइवर है, और ख़ास तौर पे इस तस्वीर में आप देखें कि एज डज मैटर। यंग लोग जो हैं वो मुश्किल तरीके से बैठ के भी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन जो एजड पीपल हैं, जो कई किसी वजह से कमज़ोर होते हैं, वो इजीली मूव नहीं कर सकते, उनके लिए ड्राइविंग में किस तरह से कंफर्ट रखी गई है। तो ये जो सीट का डिज़ाइन है और जो उसके सामने डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील की प्लेसमेंट और डिज़ाइन है, ये इस तरह से की गई है कि उसके सामने जो विंडशील्ड है, स्क्रीन, वो उसे इस तरह से नजर आती है कि जी वो एक खास एंगल ऑफ विजन मेंटेन कर सके सामने वाली जो ट्रैफिक है उसकी तरफ। और ये साइड पे जो मिरर्स लगे हैं या जो फ्रंट में मिरर्स लगे हैं उनको भी वो देख के ऑपरेट कर सकता हो। और अगर ये ऑटोमेटिक गियर्स वाली गाड़ी है तो उसे सिर्फ एक ही फुट यूज करना पड़ेगा, जो कभी वो रेस के ऊपर होगा एक्सेलरेटर पे और कभी वो ब्रेक पे। ऐसी गाड़ियों में क्लच नहीं होता, लेकिन जिनमें क्लच होता है उसमें फिर ये दोनों फीट इस्तेमाल करना पड़ते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी में ये बेनिफिट मिल जाएगा कि ये दोनों बाजू, दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रख सकता है मुस्तकिल, क्योंकि यहाँ पे वो गियर स्टिक नहीं होती, शिफ्ट स्टिक जिसे कहते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी में वो नहीं होती, लेकिन जिन गाड़ियों में वो होती है उनमें फिर इंसान को एक हाथ स्टीयरिंग व्हील और दूसरा जो है वो गियर पे बार बार चेंज करना पड़ता है, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं। हमारे मुल्क में तो वो गियर जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, लेकिन ये अमेरिकन पिक्चर है तो इसमें स्टीयरिंग व्हील वो लेफ्ट हैंड से ऑपरेट कर रहा है और जो गियर स्टिक है वो उसकी राइट साइड पे। सर जी, हमारे मुल्क में ये क्यों इस लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट या राइट साइड पे जो भी, मतलब अमेरिका से डिफरेंट क्यों है हमारा? अब उसकी रीजन जो है वो अर्गोनॉमी से नहीं है, वो ज्यादातर इंजीनियरिंग और कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और एज सच उसका इम्पैक्ट अर्गोनॉमी पे नहीं है। ये शुरू से जो ट्रैफिक का निज़ाम वज़ा कर दिया गया वो यूरोप में और ख़ास तौर पे इंग्लैंड में वज़ा किया गया था, और उसमें ट्रैफिक को लेफ्ट हैंड पे मूव करना होता था। यानी गाड़ियां आने से भी पहले जो कि घोड़ा गाड़ियां होती थी, कोचेस, जिस तरह हमारे यहाँ तांगे होते हैं तो उनके यहाँ वो कोचेस होते थे, या वो कैबी होते थे, जिस तरह टैक्सी है तो वो घोड़ा गाड़ी टैक्सी होती थी। तो वो जो ट्रैफिक है वो शुरू से ही इंग्लैंड में लेफ्ट साइड पे रखी जाती थी। दिस इज लेफ्ट साइड, और ये आपकी राइट साइड है, तो जो दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है उसके लिए ये लेफ्ट साइड होगी और ये उसकी राइट साइड होगी। तो ये कि जो ट्रैफिक इस तरफ जा रही है और जो ट्रैफिक इस तरफ आ रही है वो आपस में कोलाइड ना करें, उनको अपनी एक स्पेस मिले। अब ये इंग्लैंड में तो यही दस्तूर था, लेकिन जब लोग माइग्रेट करके अमेरिका में गए या माइग्रेट करके दूसरे ममालिक में गए तो ड्यू टू सम कल्चरल डिफरेंसेस उन्होंने इसको इन्वर्ट कर दिया। वैसे भी एक नेचुरल एक फैक्ट है जो कई लोगों ने डिस्क्राइब भी किया है कि जो अमेरिकन्स हैं वो बड़ी हद तक अपोजिंग मीडियम इख्तियार करते हैं एज रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड। तो उन्होंने देखा कि जी इंग्लैंड में ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो उन्होंने अपने मुल्क में राइट हैंड ड्राइव कर दिया, और उनकी देखा देखी कई और ममालिक में भी ये राइज हो गया। अब ऐसे भी कई ममालिक हैं जो इंग्लैंड के ज़ेरे असर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड से उन्होंने आज़ादी हासिल की तो उन्होंने ट्रैफिक का ये निज़ाम जो है बिल्कुल उलट कर लिया। अब हमारा जो रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और बर्मा, हांगकांग, इन सब में वो लेफ्ट हैंड ड्राइव ही चलती है। इवन के जो जापान है वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है। लेकिन वो कंट्रीज जो कि इंग्लैंड और उसके कल्चर से मुतनफ़र रहे हैं बड़ी हद तक, वो अब अपने वो जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको
लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड कर चुके हैं। तो ऐसा इसका कोई एर्गोनॉमी पे या कोई साइंटिफिक रीजनिंग इसमें कोई नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंसेस हैं कल्चर की। पाकिस्तान में मैंने एक किताब में हिस्ट्री पढ़ी थी, कोशिश ये की गई थी 1970s और 1980s में कि किसी तरीके से ये जो निज़ाम है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में वो राइट हैंड ड्राइव है, तो हमारे मुल्क में भी फिर उसको कन्वर्ट किया जाए। तो प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि जी हम लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव की तरफ जाएं सारे मुल्क में। इट वुड हैव बीन ऑपरेशनली वेरी डिफिकल्ट, इस वजह से हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सके। और भी कई चीज़ें हैं जिनमें अमेरिका में और बरतानिया में बड़ा टेक्निकल सा डिफरेंस है, आई एम सॉरी टेक्निकल नहीं, कल्चरल सा डिफरेंस है। टेक्निकल इसमें कोई भी इशू नहीं, इस पे बाद में फिर कभी बात करेंगे। असल चीज़ पे वापस आते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि चीज़ों को उठाने का एक गलत तरीका भी हो सकता है, जिससे इंसान के जो मसल्स हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं, उसकी जो बैकबोन है और उसकी जो नेक बोन और उसकी जो आई की प्लेसमेंट है, उन पे एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि ये एक वजन है जो कि इस स्ट्रेस में मजीद इजाफा करेगा, जॉइंट्स पे, मसल्स पे असर अंदाज होगा, और नतीजा ये होगा कि जिसको आप अंग्रेजी में स्प्रेन भी कहते हैं, मसल ट्विस्ट कर जाना, मसल पुल हो जाना, तो वो इफेक्ट हो सकता है। उससे बचने के लिए ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप अपने बॉडी सेंटर को तकरीबन उस चीज के सेंटर के करीब ले आए जिसको कि आपने जमीन से उठाना है। अब इस तरह से आप उसको सही तरह से ग्रिप कर सकेंगे और आपके जो जॉइंट्स हैं वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप उनके लिए इजी होगा। यहाँ पे मसल्स के लिए और जॉइंट्स के लिए अगला स्टेप जरा थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दिस वेट। तो अब अपना वेट, अपना सेंटर ऑफ मास और जो बॉक्स वो उठा रहा है उसको उसने करीब तरीन कर लिया है। इट मीन्स के जो बॉडी मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट है वो अगले स्टेप में इजीली मूव कर सकेगी, यानी जब ये उठेगा तो अगला स्टेप मसल्स के लिए भी और जॉइंट्स के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब ये भी एग्जांपल एक देखी थी, मैंने कहा था आप इसको खुद व्यू कीजिएगा, कि जो सिलाई मशीन है उसको यूज करने के लिए हाथ की बजाय वो बिजली की मोटर इस्तेमाल होती है, और अगर वैसे कोई काम करना हो दोनों हाथ उसके फ्री हैं, जो चीज ये सामान उसने उठाना है वो उसके बिल्कुल करीब है। तो ये एर्गोनॉमी की एग्जांपल भी है, और अगर आप याद करें तो ये 5S में वो जो 2S था साइथॉन, ये उसकी भी एग्जांपल है। जी कोई क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन पूछना? सर क्वेश्चन तो नहीं है सर, मैंने ये पूछना था, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, एसक्यूए में भी इसकी कोई बता दें। भाई मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आपको बड़ी जल्दी होती है एसक्यूए की। एसक्यूए पे बहुत सारा मटेरियल है, मैं बता तो दूंगा लेकिन देखना है क्योंकि आप उसे कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जो आम जिंदगी है उसमें भी वर्केबल है। और एक एस्पेक्ट एसक्यूए का इन एग्जांपल्स में ये है कि जो एसक्यूए प्रोफेशनल्स हैं वो भी तो इंसान है ना, उनको भी अपनी वर्क प्लेस में एर्गोनॉमी चाहिए। वो लोग भी ड्राइविंग करते हैं, वो लोग भी इस तरह से सामान उठाते हैं, उनके घर में भी इस तरह से ये काम हो रहे होते हैं। तो ये चीजें भी उनकी इंटरेस्ट में है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सॉफ्टवेयर के जो प्रोफेशनल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर लाइकली टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस एज कॉमन पीपल आर गोइंग थ्रू। तो आप यहाँ से कम सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल्स की एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जो टिपिकली क्वालिटी एश्योरेंस से उसका लिंक बनता है वो हम आगे अभी थोड़ी देर में उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी हम ये रिवीजन देख रहे थे पिछले लेक्चर की, और ये जरूरी था ताकि अगली जो डिस्कशन है उसका मोमेंटम बन जाए। ये कुछ जरा हट के एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कुछ खास किस्म के प्रोफेशनल्स जिनको कि इस एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, उनके लिए एर्गोनॉमिक्स, लाइक ये गर्म चीज़ें हैं तो गर्म चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, वो जो ये हैंडलिंग स्पून्स या सर्विंग स्पून्स हैं या कुकिंग स्पून्स हैं, उनको आप देखते हैं कि उन पे भी वुडन हैंडल या प्लास्टिक हैंडल होते हैं जो कि हीट की ट्रांसमिशन को रोकते हैं और उनकी हाथों की हिफाजत करते हैं। प्लस ये कि एर्गोनॉमिक है इन द सेंस के काम करने में उनको कंफर्ट
और ईज मिलती है। सेम थिंग यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, ये वो जो प्रोफेशनल्स जो कुकिंग रेसिपीज वगैरह बताते हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी उनकी जो सामान की अरेंजमेंट है वो एर्गोनॉमिक है। और इसमें आपको 2S भी नजर आएगा। हाइट के हिसाब से लोगों के लिए जो सामान बना होता है या जो स्टोरेज होते हैं वो आप देख सकते हैं, इंसान की हाइट और उसकी एज के मुताबिक उनमें चेंजेस आ सकती हैं। यहाँ पे भी आपको अरेंजमेंट की 2S की और एर्गोनॉमी की थोड़ी बहुत एग्जांपल मिलेंगी। आगे चलते हैं। ये जो और थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल्स हैं, लाइक आप देखते हैं कि जी पुलिस मैन है, तो पुलिस मैन को अमन अमान कायम रखने के लिए आर्म्स या वेपन्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन ये चूंकि ख़तरनाक चीज़ है उनके अपने लिए और इर्द गिर्द के लोगों के लिए, कहीं ये ना हो कि ये गलती से ये वेपन चल जाए तो किसी या तो अपना नुकसान हो जाए। मसलन यहाँ पे होस्टर में उसने ये अपना वेपन रखना है, तो ये ना हो कि वो वेपन निकालते हुए ही किसी तरह से उसका ट्रिगर दब जाए और वो उसके अपने गोली लग जाए। और ये जो प्रैक्टिस करते हैं उनको इसकी आवाज़ रिड्यूस करने के लिए ये जो हेड ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, ईयर ब्लॉक्स भी कहते हैं, जो सामान है उसको किस तरह से वो पैक करके रखना है। अगर वो किसी एक्टिविटी में है, लाइक किसी को अरेस्ट कर रहा है, तो अब ना अरेस्ट होने वाले को कोई फिजिकल नुकसान हो, यानी वो भी एक इंसान है, उसके भी राइट्स हैं, उसको भी अपनी सेहत और तंदुरुस्ती चाहिए, और जो अरेस्ट कर रहा है वो भी किसी किस्म के नुकसान में ना हो। ये ना हो कि जब वो किसी को अरेस्ट कर रहा हो तो उस वक्त एन उसी वक्त जो है, जिस तरह मूवीज में देखते हैं, वो पलट के इसके ऊपर हमलावर हो जाए। तो अब उसका कोई एक मैकेनिज्म है जो आप मूवीज में बहुत बेहतर तरीके पे देख सकते हैं। जो गाड़ी में ट्रेवल करते हैं पुलिसमैन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए या किसी इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उनकी गाड़ियों में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव सामान है, लाइक लैपटॉप है या कंप्यूटर है। ये थोड़ी सी पुरानी तस्वीर है इसलिए इसमें लैपटॉप आपको नजर आ रहा है, अदरवाइज अब ये यूज करते हैं टैबलेट्स और सेल फोन्स या इसी किस्म की कोई डिवाइसेस। ये हम पाकिस्तान की नहीं अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो उनकी सीट का पोस्चर इस तरह का है कि जी वो बड़ी जल्दी इसमें बैठ सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी हालत में बड़ी जल्दी से इस सीट में से वो बाहर निकल सकें। अनलाइक कि अगर पुराने स्टाइल की गाड़ी हैं तो वो आप सब भी जानते हैं कि जी जब उसमें बैठना होता है तो आप इतनी इजीली नहीं बैठ पाते। तो उसके मुकाबले में ये जो मॉडर्न आपको नज़र आएगी वो मच मोर एर्गोनॉमिक है। डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए ये तस्वीर अब आप खुद भी देख चुके हैं। अब हम असल डिस्कशन की तरफ आते हैं। आज हम इस काबिल हो सकेंगे ये समझने के लिए कि एर्गोनॉमिक्स और सॉफ्टवेयर आपस में किस तरह से रिलेटेड है, हाउ द एर्गोनॉमिक्स एंड सॉफ्टवेयर, हाउ बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी तक तो हमने सिर्फ एर्गोनॉमिक्स की ही बात की है, लेकिन अब अगर हम दावा करते हैं कि जी सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स भी कोई चीज़ है, तो हमें अब ये समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर इंटर रिलेटेड, व्हाट्स द रिलेशन और कोरिलेशन इन बिटवीन दीज टू टर्म्स। फिर एग्जैक्टली हम इस चीज़ को डिस्कशन करके सीखना चाहेंगे, we'll be able to understand by the end of the day कि सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स का क्या मतलब है। ये दो चीज़ें हैं, अगर आप इन दोनों को एक ही गो में देखें कि सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स है वन थिंग, और दूसरी चीज़ ये कि हम सॉफ्टवेयर को बाद में ले आए और एर्गोनॉमिक्स को पहले ले आए, यानी एर्गोनॉमिक्स फॉर सॉफ्टवेयर। ये दो ऑपोजिट नेम्स बनते हैं, लेकिन दोनों का एंड मीनिंग सेम ही निकलेगा, क्योंकि बेसिक कॉमन चीज इनमें एर्गोनॉमी है। सॉफ्टवेयर तो हम पहले से जानते हैं। तो पहले हमें ये सीखना है, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट दैट द सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स क्या होंगे, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो एर्गोनॉमिक्स प्रोवाइड करें। किसके लिए प्रोवाइड करें? यूजर्स के लिए। ये चीज मैं यहां लिख देता हूं, यूजर्स के लिए, सॉफ्टवेयर के यूजर्स के लिए। सॉफ्टवेयर के अंदर एर्गोनॉमिक्स। दूसरी चीज है एर्गोनॉमिक्स फॉर सॉफ्टवेयर बट विच द पीपल, ऐसे लोग जो कि सॉफ्टवेयर के प्रोफेशन में हैं
उनके लिए भी एर्गोनॉमिक्स चाहिए। यानी एर्गोनॉमिक्स सिर्फ यूजर्स के लिए ही नहीं है तो ये ज्यादा, लेकिन उन लोगों के लिए भी एर्गोनॉमिक्स है जो कि सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हों, सॉफ्टवेयर कोडर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट, डिजाइनर्स, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम ज्यादा हार्डवेयर का होता है, तो ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल मूवमेंट में। जो डेवलपर्स हैं वो फिजिकल मूवमेंट में थोड़ा कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर फटीग असर कर सकती है या उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए उनको भी उनकी एनवायरनमेंट के अंदर एर्गोनॉमिक्स चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो अपने बने हुए सॉफ्टवेयर में एर्गोनॉमिक्स डाल के यूजर्स को देते हैं। और एक टाइम अवेलेबिलिटी पे है कि हम आज देखेंगे कि अगर हमारे पास 10 से 1 मिनट का टाइम बचा हुआ तो हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के मेथोडोलॉजी या एक कल्चर को हम डिस्कस करेंगे, विच इज पोकयोके। तो ये जल्दी में जापानीज भी इसको इस तरह बोलते हैं, पोकयोके। भारत जिस तरह भी बोलते हो हम इसको पोकायोके पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट गोइंग। अब मैं आपके सामने फिर वो समरी जो है रिवाइज करता हूँ कि हमने आज अंडरस्टैंड करना है, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एर्गोनॉमिक्स और सॉफ्टवेयर का आपस में लिंक या रिलेशन क्या बनता है। तो वो हमने देखा ये नंबर 1 पे कि सॉफ्टवेयर चाहिए फॉर एर्गोनॉमिक्स। अब इसका एक मतलब ये कि एर्गोनॉमिक्स हासिल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और इसका दूसरा मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसके अंदर एर्गोनॉमी होनी चाहिए। यानी पहली चीज आप देखेंगे, द सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स डेवलप सॉफ्टवेयर दैट इज एर्गोनॉमिक। इसका एक मतलब, इसका सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स का इसका पहला मतलब ये कि जी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स अपनी मेहनत से अपने बने हुए सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के अंदर एर्गोनॉमिक्स डालेंगे। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एर्गोनॉमिक्स का क्या मतलब है। और इसका दूसरा एक मतलब ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वो यूजर्स के लिए एर्गोनॉमिक्स में इस्तेमाल हो, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए कि जो एर्गोनॉमिक्स ऑफ द यूजर में इस्तेमाल। तो इन दोनों चीजों को हम इस कैटेगरी में डील करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल्स के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए एर्गोनॉमिक्स। वो हम कहेंगे एर्गोनॉमिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सारे फील्ड शामिल हो जाते हैं, वो जो SDLC वाले हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, इसमें SPM भी शामिल हो जाता है, और इसमें हमारा SQA जो कि मरियम बार बार पूछ रही है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। हम उनको एक ही नाम दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें इस कैटेगरी में हम देखेंगे दैट सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को भी एर्गोनॉमिक्स चाहिए। तो अब वो एर्गोनॉमिक्स किस तरह से आएगी, उनको जो ईज ऑफ यूज चाहिए, कंफर्ट या सेफ्टी चाहिए अपनी वर्क प्लेस में, वो कैसे होगा। सो लेट्स गेट गोइंग विद दिस फर्स्ट, सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स। यहां तक किसी के ज़हन में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क, कोई डिफिकल्टी हो या कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क नाउ। नो सर। आगे प्रोसीड करते हैं फिर। Yes, सॉफ्टवेयर sir. फॉर एर्गोनॉमिक्स अब बहुत ही इजी चीज है, बस अल्फाज थोड़े भारी भरकम है, लेकिन आपने तवज्जो से और इन हमाक से इसको देखना है तो फिर आपको बड़ी जल्दी समझ आएगी। आप अपने जहन में कोई और पैरा थिंकिंग बीच में ना लाएं, बस इसी चीज के मुतालिक सोचें, तो ये आपके लिए इजी होगा बहुत। सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स का मतलब है कि जी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो एर्गोनॉमिक हो, नंबर 1, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि एर्गोनॉमिक्स में इस्तेमाल हो। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर मिशन का, ये सॉफ्टवेयर का जो मिशन है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का, उस मिशन में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एक ऐसा बैलेंस तलाश करना है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है एक बैलेंस। बात यह कि जो सॉफ्टवेयर है वो बुनियादी तौर पे एर्गोनॉमिक्स के लिए नहीं बना, वो तो डेवलपमेंट के लिए बना है।
लेकिन हमें समहाउ उसके अंदर एर्गोनॉमिक्स पैदा करने हैं। तो शायद ये 100% मुमकिन ना हो, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम चंद चीजों के दरमियान, चंद फैक्टर्स हैं उनके दरमियान एक बैलेंस तलाश करें। वो बैलेंस अगर परफेक्ट होगा तो हम सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स, जिसको सॉफ्ट एर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये लफ्ज जरा ज़हन में रखिएगा, सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स की शॉर्ट फॉर्म है सॉफ्ट एर्गोनॉमिक्स। अब वो बैलेंस या कॉम्प्रोमाइज हमें किस में तलाश करना है? यूजर एक्सपेक्टेशंस में, सिस्टम वर्कफ्लो में, और एस्थेटिक्स में। एस्थेटिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर वो हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की डायमेंशन के तौर पे, तो वो तकरीबन उन्हें ही मानो, मैं यहाँ पे दोबारा है, थोड़ी सी एडिशनल चीजें भी हैं। यूजर एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? यूजर एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि जो आपके सॉफ्टवेयर का यूजर है उसकी तवक्कुआत क्या है। अब तवक्कुआत कुछ भी हो सकती हैं, इंसान का ज़हन कुछ सोचना शुरू करे तो सोचने की कोई भी लिमिट्स नहीं है, सोचना लिमिट से आगे भी हो। तो अब वो जो यूजर है, वो जो तवक्कुआत अपने जहन में बना रहा है, वो कितनी ज्यादा है, उसकी तवक्कुआत इतनी ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली आप उसकी कितनी तवक्कुआत पूरी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर टेक्नोलॉजी लिमिट्स। आपकी टेक्नोलॉजी जो लिमिट दे रही है वो इतनी ही एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकती है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकती। या फिर ये हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस कहीं से और कुछ एक्सपेक्टेशंस कहीं दूसरी जगह से पूरी कर दी जाएं, और बाकी जो है वो रह जाएं, वो टेक्नोलॉजी की या किसी और वजह से पूरी ना हो सकती हो। तो हमें बैलेंस तलाश करना है इन तवक्कुआत का जो यूजर ने हमारे से वाबस्ता की हुई है। कुछ एक्सपेक्टेशंस, अब जरा आपने डिफरेंस को समझना है। कुछ एक्सपेक्टेशंस यूजर ज़बानी बता देता है कि हाँ जी मेरी ये तवक्कुआत हैं, मैं ये चाहता हूँ। उन तवक्कुआत को हम सीधे सादी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़बान में कहते हैं रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये वो जुमले हैं ना जो उसने बोले था, हाँ जी मुझे सिस्टम में ये चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि वो मुंह से कभी भी नहीं बोलेगा, लेकिन उसका दिल सोच रहा होगा। उन तवक्कुआत को हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स नहीं कहते। यानी ये वो चीजें हैं जो कि बोली नहीं जाएंगी, अंडरस्टूड होंगी कि जी प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर कस्टमर या यूजर तवक्कुआत रख रहा है दिल में, तो फिर जो प्रोफेशनल है उसको भी इन तवक्कुआत को अपने दिल में बसाना है। उसको भी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के इर्द गिर्द बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स करना है। ये बात समझ आई सबको? जी पीछे अजान हो रही है इसलिए मैं थोड़ा चुप कर गया। जी जनाब, अजान होगी। अब ये बताएं, आपको ये थोड़ी बात जो हमने की है ये समझ में आई? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूजर एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है। जी एनीबॉडी जिसको ना समझ आई हो? सारे सारे ही सो गए हैं। सर आ गई है सर। तो ये जो यूजर है, जो कस्टमर है,
जो बातें वो आपको मांगता है आपसे, वो तो रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। लेकिन वो चीजें जो वो सोचता है कि जी ये मांगने की जरूरत नहीं, ये खुद बहुत पूरी कर देंगे लोग, उन्हें आप कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। दूसरी चीज है सिस्टम फ्लो, वर्क फ्लो। सिस्टम वर्क फ्लो का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसका वर्क फ्लो क्या होगा, और जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा, तो हमारा सॉफ्टवेयर उस सिस्टम के वर्क फ्लो का हिस्सा किस तरह से बनेगा। मसलन अगर आपने अकाउंट्स मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया है, तो जिस ऑफिस में ये अकाउंट्स मैनेज हो रही है, वहां पे जो दूसरे काम हो रहे हैं बेस्ड ऑन दीज अकाउंट्स, वो किस तरह से होते हैं, आप उसे कहेंगे सिस्टम वर्क फ्लो। एस्थेटिक्स का मतलब हम पहले देख चुके हैं कि जी वो जो जमालियाती एक हिस्स होती है इंसान की, तो ये वही चीज है। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहली चीज है एक्सपेक्टेशंस। हमें ये देखना है कि यूजर एक्सपेक्टेशंस में कौन सी चीजें शामिल हैं। ये वो चीजें जो ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स में नहीं होती, ज्यादातर दिलों में ही एक तवक्कुआत होती हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर के लिए सबसे पहली जो एक एक्सपेक्टेशन है वो कॉस्ट से रिलेटेड है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप में से कोई बता सकता है कि जी कस्टमर की कॉस्ट से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? एनीबॉडी? जी यानी यस। आप बताएं। सर एक नॉर्मल मतलब सूटेबल कॉस्ट में उसको जो भी सिस्टम वो बनवाना चाह रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो एक ज्यादा हाई ना हो, और इस किस्म की उसमें आ जाएगा कि उसकी बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस होंगी कि एक बिल्कुल मुनासिब सी प्राइस में उसको उसका सिस्टम मिल जाए, बहुत ज्यादा और ये दोनों हाई प्राइस। चीजें साथ साथ लिखी हुई हैं, जी। कॉस्ट के साथ ही लिखी हुई क्वालिटी। क्वालिटी, कि उसमें क्वालिटी भी और उसकी कॉस्ट भी जो है वो रीजनेबल हो। एग्जैक्टली exactly। तो ना सिर्फ ये कि जो सिस्टम है उसकी कॉस्ट, बल्कि सिस्टम से जो काम होने हैं उनकी कॉस्ट। जिस ऑफिस में ये सिस्टम इस्तेमाल होंगे वहां पे कॉस्ट कितनी कम होती है, वो भी एक एक्सपेक्टेशन है। और जो काम हो रहे हैं सॉफ्टवेयर जो है उसकी अपनी एक क्वालिटी तो है, लेकिन जो इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये सिस्टम इस्तेमाल होना है उसकी क्वालिटी किस हद तक होगी, ये भी एक कंसर्न है, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि जो यूजर के दिल में होता है। और क्वांटिटी, ये क्या है? एक चीज है क्वालिटी और दूसरी चीज है क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा वो चीजें सर होती हैं आपने जो जी बोला कि जिस जगह पे ये यूज होना है उसकी क्वालिटी भी, मतलब सिस्टम बिल्कुल। जिस जगह पे यूज होना है उसकी क्वालिटी, इसका हम्म। इसकी क्या सेंस, मतलब ये बात समझ नहीं है। देखिए, आप जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं वो किसी ऑफिस में, किसी बिजनेस में, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होने हैं, डेफिनेटली ऐसा ही है ना। जी सर। तो बात यह कि जो आपका क्लाइंट है वो सॉफ्टवेयर को ही सारी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उसकी इंपॉर्टेंस में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही शामिल नहीं है। सॉफ्टवेयर तो उसके काम का एक छोटा हिस्सा है, उसके काम में और कई चीजें चल रही हैं। लाइक वो मैनुअल काम हो रहे हैं, लोगों की हायरिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, लोगों को काम अलॉट कर रहा है, कस्टमर्स को डील कर रहा है। अब उसके बीच में सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसकी बिजनेस की फंक्शनिंग का सारा हिस्सा नहीं है। बिजनेस की फंक्शनिंग में सॉफ्टवेयर सिस्टम के अलावा और भी कई चीजें चल रही हैं। तो अब देखना यह है कि यूजर तवक्को रखता है कि जो सॉफ्टवेयर उसे बना के दिया गया है वो अदर देन द सॉफ्टवेयर बाकी कामों में क्या क्वालिटी लाता है, या उसकी वजह से बाकी कामों में क्या क्वालिटी आती है। मसलन कई काम मैनुअल चल रहे हैं और बीच में एक सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, तो मैनुअल काम डिपेंड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की रिजल्ट्स पे या आउटपुट्स पे। तो जो सॉफ्टवेयर की आउटपुट या रिजल्ट्स होंगी वो बाकी मैनुअल कामों की क्वालिटी में किस हद तक अंदर असरअंदाज होंगे। तो एक ये सेंस बनती है
क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर अपनी जगह, लेकिन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करने वाले जो नॉन सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं या मैनुअल काम है, वो किस हद तक सॉफ्टवेयर से मुतासिर होते हैं, उनकी क्वालिटी किस हद तक मुतासिर होती है। दैट इज द बेसिक आइडिया। कुछ क्लियर हुआ आपको? जी सर, हो गया। क्वांटिटी, देखें, क्वालिटी था बड़ी हद तक एक एब्स्ट्रैक्ट चीज। क्वालिटी का मतलब था कि आप किस हद तक एक्सीलेंट कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो जो आप डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं क्वालिटी की। अब क्वांटिटी उससे हटके चीज है। क्वांटिटी असल में कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, तादाद। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस में ये शामिल है कि जो सॉफ्टवेयर है वो उसके काम की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। अगर वो दिन में कोई प्रोडक्ट्स बनाता है, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी वजह से उसके काम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और उसकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। या फिर ये हो सकता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उसके काम की क्वांटिटी को इस हद तक मिनिमाइज करेगा कि उसे ज्यादा काम ना करना पड़े, एफर्ट ज्यादा ना करना पड़े। तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का ये एस्पेक्ट है कि जो नंबर्स हैं आउटपुट्स के या जो नंबर्स हैं इनपुट्स के, उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए और अपने फेवर में लाया जाए। इनपुट्स की क्वांटिटी कम की जाए और आउटपुट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। चौथी चीज जो कि यूजर की एक्सपेक्टेशन में है वो है बिहेवियर। अब किसका बिहेवियर? वो बिहेवियर प्रोफेशनल्स का बिहेवियर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, और वो उसका अपना बिहेवियर भी हो सकता है कि क्या उसके सिस्टम में, उसके बिजनेस में या उसके काम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो उसके काम को आसान बनाता है और उसके बिहेवियर में भी कोई चेंज लाता है कि नहीं। अगर पहले अच्छा बिहेवियर नहीं था तो अब उसे कंफर्ट मिल गई है सॉफ्टवेयर की, तो क्या उसकी वजह से उसका बिहेवियर इंप्रूव हुआ कि नहीं, ताकि जो उसके अपने कस्टमर्स हैं उनके साथ उसका रुझान अच्छा हो और इन बिटवीन दी कुलीग्स उनका बिहेवियर आपस में अच्छा हो। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है प्रिसीजन, यानी कितनी प्रिसीजन के साथ कोई काम होता है आप उसे एक्यूरेसी कहते हैं, यानी एक्यूरेट होता है ना जिस तरह। तो क्या जो सिस्टम है क्या वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ एनवायरनमेंट की एक्यूरेसी भी सेट करता है कि नहीं? होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर सिस्टम एक्यूरेट है, लेकिन क्या उसकी वजह से क्लाइंट या यूजर की अपनी एक्यूरेसी भी बेहतर हुई है कि नहीं, उससे गलतियां ना हो। एक्यूरेसी का एक मतलब ये भी है प्रिसीजन, और अगर आप इसे कन्वर्सली देखें तो इसका मतलब है कि जी कोई मिस्टेक्स नहीं होती, या आप कह लें कि मिनिमल अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स होती हैं। और ये वाली चीजें ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सेफ्टी होनी चाहिए, यही असल मकसद है एर्गोनॉमी का। और स्पेक्स जो मैंने लिखा है इसका मतलब है स्पेसिफिकेशंस। तो ये पहले एक लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। जिस तरह कोई डिमांड करता है कि जी मेरा जो सॉफ्टवेयर है आप इस तरह का बनाएं कि वो 1 घंटे में 50 कस्टमर्स का काम कर दे। तो ये पहला एक सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज है जो कि यूजर्स को करना पड़ता है। अब पता नहीं आपका, आप अगर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल यूजर की इस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकेंगे कि नहीं, जो कॉस्ट से रिलेटेड है या उसके एनवायरनमेंट की क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी या उसके बिहेवियर एक्यूरेसी। अब आपको कुछ और चीजें भी साथ साथ देखनी है, जिनमें दूसरी चीज है सिस्टम वर्कफ्लो। ये समझना बहुत आसान है। सिस्टम वर्कफ्लो का मतलब है सीक्वेंस ऑफ टास्क्स। ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्तलिफ काम करती है उनका सीक्वेंस, और उनके बीच में कोई ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, यानी एक टास्क खत्म होता है और दूसरा टास्क शुरू होना आता है, तो आप उसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। और सिस्टम के अंदर
जो मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, प्रोसेसेस चलाए जा रहे हैं, उनकी इनपुट्स और उनसे निकलने वाली आउटपुट्स और उनमें इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज, ये सारे का सारा कलेक्शन जो है वो सिस्टम वर्क फ्लो कहलाता है। तो आपने अब एक कॉम्प्रोमाइज तलाश करना है कि जी सिस्टम में ऐसी क्वालिटी डाली जाए जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो क्या ये तो नहीं होगा कि उसकी वजह से सीक्वेंस ऑफ टास्क में कोई असर होना शुरू हो जाए, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। आप एक्यूरेसी तो ले आए हैं, लेकिन वो एक्यूरेसी ब्रेक पॉइंट्स को या इनपुट्स को मुतासिर करना शुरू हो गई है। तीसरी चीज है एस्थेटिक्स। ये तीसरा सेट है जिसकी कि कॉम्प्रोमाइज तलाश करनी है बाकी दो सेट्स के साथ, और ये समझना बहुत आसान है। अपीयरेंस, किसी भी चीज की अपीयरेंस, आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम की अपीयरेंस, सॉफ्टवेयर सिस्टम की मदद से जो काम होने हैं, प्रोडक्ट्स बनने हैं, उनकी अपीयरेंस। मसलन कुछ साइज, सॉफ्टवेयर का साइज, सॉफ्टवेयर में बनने वाले प्रोडक्ट्स का साइज, उनकी शेप, उनकी कलर, उनका एरोमा, उनका टेस्ट, उनकी ब्यूटी और उनकी साउंड्स। अब हो सकता है, ये जरा गौर से आपने समझना है, हो सकता है कि सिस्टम में बनने वाले प्रोडक्ट्स के साइज वो इनसफिशिएंट हो या मोर देन सफिशिएंट हो। अगर आपके पास एक लैपटॉप बैग है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप उस लैपटॉप बैग में वही लैपटॉप रख सकते हैं ना जो उस बैग में फिट आए, उससे बड़ा लैपटॉप तो नहीं रख सकते। तो साइज इस लिहाज से मैटर करती है कि प्रोडक्ट्स के साइज या एनवायरनमेंट में किसी भी चीज का जो साइज है वो एनवायरनमेंट में अगर फिट नहीं होता तो फिर वो एस्थेटिक्स में काउंट नहीं हो सकता। इसी तरह से किसी चीज का शेप जो है वो अपीलिंग नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, या उसका कलर डिजायरेबल नहीं है। मसलन आपकी जो आउटपुट स्क्रीन्स हैं उनकी शेप, उनके कलर अगर डिजायरेबल नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहे, तो वो एस्थेटिक्स का जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस एंड सिस्टम वर्कफ्लो। सर, जी, ये जो आपने साइज की बात की है, इसमें किसी सॉफ्टवेयर या मशीन के थ्रू जब कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो आई थिंक उसमें तो साइज का इशू नहीं आता, क्योंकि वो अगर तो वो मैनुअली कोई प्रोडक्ट बन रही है तो हम कह सकते हैं कि साइज का इशू आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बट इसमें ये एस्पेक्ट है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम अगर साइज में कोई डिफरेंस आ जाता है, एक चीज, और दूसरी चीज है कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम आपने बना के दिया है उसमें भी तो कोई मॉड्यूल्स हैं, उसमें भी कोई स्क्रीन्स हैं, तो उन स्क्रीन्स के साइजेस भी मैटर कर सकते हैं। यानी ये साइज का वेरिएबल एक जगह पे अप्लाई नहीं कर रहा, कई जगह पे अप्लाई कर रहा है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अपने मॉड्यूल्स के साइज, स्क्रीन्स के साइज, कंट्रोल्स के साइज, वो भी मैटर करते हैं। वो उस सिस्टम की एस्थेटिक्स को बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं। इसी तरह से उनकी शेप और उनकी कलर भी मैटर करती है। जी, कुछ चीजों में टेस्ट या एरोमा की बात भी हो सकती है, ये एस्थेटिक्स का एक हिस्सा है। ब्यूटी डेफिनेटली हो सकती है, कितना खूबसूरत सॉफ्टवेयर है, क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, और क्या वो ओवरऑल सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में भी ब्यूटी एट्रीब्यूट करता है। सॉफ्टवेयर की साउंड्स बड़ा एक माइन्यूट सा एक एस्पेक्ट है। हम अपने सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं, अलर्ट्स होते हैं या बीप्स होती हैं या टोन्स होती हैं, तो हो सकता है कि वो किसी को डिस्टर्ब करती हो सकता है वो उन्हें पसंद ना करता हो या उनका स्टाइल पसंद ना करता हो। आपका सिस्टम अगर म्यूटेबल नहीं है तो फिर वो बहुत गड़बड़ करेगा। जिस तरह आप सॉफ्टवेयर गेम्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप चाहें तो उसमें साउंड ऑफ कर सकते हैं या साउंड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर बने हुए सिस्टम में साउंड मुनासिब है तो एस्थेटिक बात होगी, लेकिन अगर वो मुनासिब नहीं है, ना साउंड्स, ना ब्यूटी, ना कलर, ना शेप, तो फिर वो एस्थेटिक्स भी डिस्टर्ब होगी। यहां तक बात आपको क्लियर हुई? जी, यस सर। सर, कुछ हद तक। सॉफ्टवेयर का मॉडर्न स्पेसिफिकेशन होना अच्छी बात है कि सॉफ्टवेयर का मॉडर्न स्पेसिफिकेशन होना अच्छी बात है या नहीं? मोर देन स्पेसिफिकेशंस होना, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
अगर तो आप समझते हैं कि वो मोर देन स्पेसिफिकेशंस होना कस्टमर एक्सपेक्टेशन है, ये बड़ा एक डाइल्यूट, एक बड़ा ही सेंसिटिव सा इशू है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि मोर देन इनफ स्पेसिफिकेशंस होना, अगर आप ये सोचते हैं या अगर आपको अंदाजा होता है कि ये मोर देन इनफ स्पेसिफिकेशंस यूजर एक्सपेक्टेशंस में शामिल हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो फिर वो मोर देन इनफ स्पेसिफिकेशन जरूर शामिल करनी चाहिए। अब ये जो कॉस्ट है ये सिर्फ यूजर को ही डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये आपकी टीम को भी डिस्टर्ब करेगी। अगर आप मोर देन इनफ स्पेसिफिकेशंस डालते हैं तो क्या वो कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे कि नहीं, आपके डेवलपमेंट कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे कि नहीं, और इन दी एंड वो जो यूजर को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो उसको तो तंग नहीं करेगी। तो अगर तो ये मोर देन इनफ स्पेसिफिकेशंस टेक्नोलॉजी और जमाने के मुताबिक हैं तो फिर तो उनको ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस में से किसी ना किसी एक डायमेंशन को बढ़ाते हैं। हो सकता है परफॉर्मेंस को, हो सकता है फीचर्स को, हो सकता है परसीव्ड क्वालिटी को। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इसका कोई एक लाइन का फिक्स आंसर नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, सॉफ्ट इकोनॉमिक्स में कोई पूछना है किसी ने? सर वो नमाज होने लगी है, घर पढ़ लूं? पढ़ लें मैं ना, चला जाऊं? आपको नमाज से नहीं रोक सकता। नमाज भी पढ़ें और अपने और हमारे लिए भी दुआ करें। जरूर जी। अच्छा जी, सॉफ्ट एर्गोनॉमिक्स में जो ह्यूमन फैक्टर्स जिनका ख्याल रखना पड़ता है, और वो जो असल डिस्कशन भी है हमारी, वो है नंबर 1 फिजिकल लिमिटेशंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज और इमोशनल नीड्स। ये 3 चीज़ों को अब हमने समझना है, लेकिन समझने से पहले अपने जहन में रिफ्रेश कर लें बात कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस चीज़ की है, सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स। यानी जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वो एर्गोनॉमिक्स के मकसद के लिए बनाया जा रहा है या उसके अंदर एर्गोनॉमिक्स शामिल किए जाने हैं। और ये ज़हन में रखें कि ये यूज़र की तरफ से, आई एम सॉरी, ये प्रोफेशनल की तरफ से यूज़र की तरफ है। बात समझ रहे हैं? तो अब वो यूज़र जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है या डिमांड है एर्गोनॉमिक्स की, वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिनको हम कह रहे हैं ह्यूमन फैक्टर्स। और ये बड़े इजी टू अंडरस्टैंड है, अगर आप इनके इंग्लिश मीनिंग समझते हैं तो आप बड़ी इजीली इनकी टेक्निकल मीनिंग भी समझ जाएंगे। तो अगले 5-1 मिनट तक हमने यही डिस्कशन जारी रखनी है। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल लिमिटेशंस। और मत भूलें कि ये क्या चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें, फिजिकल लिमिटेशंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज और इमोशनल नीड्स। ये तीनों ह्यूमन फैक्टर्स हैं कि जो हमने एर्गोनॉमिक्स के लिए मेक श्योर करने हैं, इनका ख्याल हमें रखना है। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो एर्गोनॉमिक्स नहीं होगी, सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स बिल्कुल ही नहीं होगी। अब फिजिकल लिमिटेशंस का क्या मतलब है? फिजिकल का मतलब है बॉडी। अब ये किसकी बॉडी है बताएं? ह्यूमन बॉडी। जी आप भी पार्टिसिपेट करें। किसकी बॉडी की बात हो रही है? ह्यूमन बॉडी। विच ह्यूमन, हम वो पूछना चाह रहे हैं, किसकी बात हो रही है? जी तो ये सॉफ्टवेयर की बॉडी भी हो सकती है वैसे। नहीं, ह्यूमन फैक्टर है बेटा, ह्यूमन फैक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। तो ये किसकी बॉडी की बात हो रही है? यूजर, जो कि आपके सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। और इन द नेक्स्ट स्टेज यूजर का कस्टमर, यूजर आपके बने हुए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है और उसका बेनिफिट उसके कस्टमर को वो देता है। तो बॉडी किसकी है? एक नंबर 1 प्रायोरिटी यूजर, आपके सॉफ्टवेयर का यूजर, और कस्टमर आगे जो है ना वो कस्टमर के स्पेलिंग मैंने किए, कस्टमर ऑफ द यूजर, यानी आप कह लें यूजर ऑफ द यूजर, क्लाइंट ऑफ द क्लाइंट, कुछ भी कह दें। लेकिन ये जरा मिनिमल इंपैक्ट है, असल इंपैक्ट इसका है।
अब इसको समझना है, बड़ी बारीक सी बातें। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को एट्रीब्यूट करती हैं, या कौन सी चीजें हैं जिनको हम ह्यूमन बॉडी में शामिल करते हैं फिजिकल लिमिटेशंस के तौर पे? मसलन यूजर की हाइट, थोड़ा सा इसको सोचें जो मैंने बोला है। दीज इंक्लूड द हाइट ऑफ पीपल, पीपल का मतलब वही यूजर, और दूसरा है बड़ी इंटरेस्टिंग बात, द वेट ऑफ पीपल, पीपल फिर वही यूजर। अब लॉजिक ये बनती है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर में एर्गोनॉमी पैदा करनी है, जिसमें पहली चीज जिसका हमने ख्याल रखना है ह्यूमन फैक्टर्स में, वो है फिजिकल लिमिटेशंस। तो हमें ख्याल रखना है कि हमारे सिस्टम का यूजर, उसकी हाइट कितनी है। ये नेसेसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में इट्स कंपल्सरी। और दूसरी चीज वेट। अब बड़ा सोचने की बात यह है कि यूजर की हाइट का क्या ताल्लुक है या यूजर के वेट का क्या ताल्लुक है? बताएं आप में से कोई अगर बता सकता हो। जी, एनीबॉडी? सारे मेरा ख्याल है नमाज पढ़ने चले गए हैं। सर उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कुछ लिमिटेशंस जैसे हो कि जैसे हम साइज का आपने पीछे बताया था कि हम प्रोडक्ट की साइज वगैरह बता देते हैं कि इस लिमिट तक की साइज, इस साइज तक के लिमिट की प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसी तरह इसमें ये हो सकता है कि कोई भी अगर ऐसी कोई मशीन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उसमें ह्यूमन हम किसी जैसे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि चले मैं आपको हिंट देता हूं। अक्सर ऐसे वो आप वो झूले भी होते हैं जिसमें हमें हमारी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हम वो ले सकते हैं या नहीं। अगर हम हमारी हाइट उसके अकॉर्डिंग है तो हम लेंगे, या अगर उनकी बेल्ट्स कुछ ऐसी होती हैं जो हमें अगर फिट हो तो हम वो ले सकते हैं, तो वो भी इसी से रिलेटेड आ सकता है आई थिंक। अब देखिए, जनरली इसकी एग्जांपल तो आपने बहुत अच्छी दी है। एक एग्जांपल ये हो सकती है जनरल कि जनाब मोटर बाइक है, तो जो मोटर बाइक है वो एक जैसी साइज में बनाते हैं ये होंडा वाले या ये दूसरी जो कंपनीज हैं। तो अब फर्ज करें कि एक छोटे कद का कोई शख्स है, जिस तरह वो कोडू है, वो उस बाइक को कैसे चलाएगा? वो तो उस पर बैठ ही नहीं सकेगा। या एक और तरीका आप देखें कि जी एक शख्स है जिसकी हाइट है 7 फीट, वो इस बाइक को यूज करेगा तो वो तो यूं ही लगेगा जैसे खिलौने के साथ खेल रहा है। अब ये आम प्रोडक्ट्स की, जनरल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं आपको हिंट दूं, आपने कहा था कि जी मशीन, तो आप हमारे फील्ड से रिलेटेड किसी मशीन का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बताएं। जी, ये कौन सी मशीन है? एटीएम सर। एटीएम। अब फर्ज करें जिस तरह मैंने आपको मोटरसाइकिल की एग्जांपल दी है, क्या ये एटीएम जो है वो टोटली हमारा प्रोडक्ट है? एटीएम का हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर ये हमारे डोमेन की चीज है। तो अब एक एटीएम की हाइट ऐसी हो कि जरा कम कद वाला बंदा उसे ऑपरेट करना चाहे, तो क्या उसे फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी? यस सर, होगी। और लेकिन ये सर एटीएम हमेशा नॉर्मल उसमें ही होता है, उन्होंने अभी इसमें रखा होता बात है। करते हैं, पहले सुन ले पूरी बात। जी वेट भी इम्पैक्ट करता है। असल में ये जो पीपल होते हैं ना, बल्कि पीपल, ज्यादा वेट वाले लोग, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बड़ी मुश्किल से एक सीधा एक जगह खड़ा हो पाते हैं, और जहां कहीं उन्हें कोई खड़े होकर काम करना पड़े तो वो कोई सहारा ढूंढते हैं, दीवार का सहारा, मशीन का सहारा। तो क्या आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो लोगों की कम हाइट और ज्यादा वेट की वजह से फिजिकल लिमिटेशंस नहीं पैदा कर देगा? और एक दूसरा सेट मैं आपको बताता हूँ, लोगों की ज्यादा हाइट और लोगों का कम वेट ये भी प्रॉब्लम कर सकता है।
एटीएम में कोई एग्जांपल आपको नजर आती है? मैं लंबी हाइट की बात बताता हूँ कि जिनकी हाइट 7 फीट है वो इस एटीएम को यूज करेंगे तो दे विल बी लाइक बेंडिंग। क्या ख्याल है? क्योंकि वो अपने सर को या अपनी आंखों को इस हाइट पे लाएंगे जो कि नॉर्मली किसी ऐसी जगह तक उनकी रसाई हो रही है, यानी जितना उनका कद है तो वो एटीएम से इतनी ऊंचाई पे देख रहे होंगे, जबकि उनको एटीएम ऑपरेट करने के लिए इस नीचे इस सतह पे आना है, तो दे विल बी बेंडिंग। और बेंडिंग से मैंने आपको बताया कि जी वही फिजिकल स्ट्रेस। आप में सबको एग्जांपल दे, कम वेट की वजह से क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं लोगों को? कम वजन वाले बेचारे से इस तरह से बटन ही नहीं दबा सकेंगे, क्यों? नहीं सर, बटन तो पुश कर ही देते हैं सारे। वो इसलिए कि एटीएम को एर्गोनॉमिक बनाया गया ना। अगर वो एर्गोनॉमिक ना होता तो क्या होता? अच्छा, अब टाइम बहुत हमारे पास कम रह रहा है। पीपल आर इधर लेफ्ट हैंडेड, और ये एटीएम से ही आपको नजर आ जाएगा, और दे आर राइट हैंडेड। कई लोग हैं वो बाएं हाथ से काम करने के आदी हैं और कहीं दाएं हाथ से। वैसे तो हमारे जो मजहबी घराने हैं पाकिस्तान के, उनमें तो छोटे बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है जी सीधा हाथ यूज करो, पानी सीधे हाथ से पियो, अच्छे वाला हाथ बुरे वाला हाथ, इस तरह से सिखाया जाता है। लेकिन ये इंटरनल चीज है, ये हार्डवेयर रिलेटेड है। कई लोग बड़े होके भी लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। तो आपके ख्याल में एटीएम का जो यूजेज है उसमें, चूंकि हमारे में से मेजॉरिटी लोग तो राइट हैंडेड है, तो क्या इम्पैक्ट नहीं होगा लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए? तो फिजिकल लिमिटेशंस नहीं आ जाएंगी? आई कैन गारंटी यू कि एक राइट हैंडेड पर्सन एटीएम को यूज करने में 30 सेकेंड्स लगा रहा है, तो जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, चूंकि ये एटीएम डिजाइन किया गया राइट हैंडेड वाले के लिए, इसी वजह से जो डिफॉल्ट चीजें होती हैं ना, ऑप्शंस, वो आपको राइट हैंड पे नजर आती हैं। मसलन यहाँ पे लिखा होता है जी कि पिन और बायोमेट्रिक, इसी साइड पे लिखा होता है कि जी एंटर द पिन, एंटर द वैल्यू, प्रेस ये वाली की, ओके। और इस साइड पे जो है वो गैर, आप समझ लें कि गैर अहम चीजें इस तरफ होती हैं। तो ज्यादातर डिजाइन करने वाले के जहन में वो राइट हैंडेड पीपल होता है, इसी वजह से सारी ऑप्शंस, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस वो राइट हैंड की तरफ ही होती हैं। और इवन कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो बटन लगे ही राइट हैंड वाली साइड पे। तो अगर एक आम आदमी को अपना एटीएम से कैश निकालने में 30 सेकेंड्स लग रहे हैं फर्ज करें, तो ये जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है उसको 1 मिनट लग रहा होगा। उसकी वजह यह कि जी वो पहले लेफ्ट हैंड को इधर रखेगा इस जगह पे, और जब वो एटीएम कार्ड उसमें प्रेस करेगा और वो पिन मांगेगा, तो अब वो अपने हैंड को इस जगह पे कहीं लाएगा, जबकि राइट हैंड इधर ही था और वो यहीं से उसमें पिन पे चला गया। सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो कि उसके काम को डिले करते जाएंगे। और एक चीज जो हम फिजिकल लिमिटेशंस में नहीं देख रहे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चला जाएगा कि अगर आपको बार बार बायां हाथ यहां लाना पड़े जबकि दायां हाथ करीब था, तो आपको एक कोफ्त सी होनी शुरू हो जाएगी। ये एग्जांपल आपको समझ आई? पीपल आर इधर लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड का क्या मतलब है? बट सर इससे कोई नुकसान तो, मतलब हेल्थ से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं हो रहा ना कि वो लेफ्ट हैंड, टाइम जरूर ज्यादा लग रहा है लेकिन हेल्थ का तो कोई इशू नहीं आ रहा, जैसे हाइट वाले में था कि बेड होना पड़ेगा। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हो रहा है, हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है। आप इस चीज को समझें अगर कि जी ये काम जो 30 सेकेंड्स में होना था, यानी फर्ज करें 2 मिनट्स में होना था, तो अब वो डबल टाइम में हो रहा है 4 मिनट्स में। पॉइंट को समझें। क्या किसी के पास इतना टाइम है, इतनी देर तक वो यहां खड़े रह के थकना चाहता है? और जो अल्टरनेट चीज जो अभी मैंने डिस्कस नहीं की, वो आगे अगली स्क्रीन में डिस्कस होगी
इमोशनली और साइकोलॉजिकली वो जितना डिस्टर्ब होगा इस काम से कोफ हासिल करेगा। देखें, अगर आपके पास बिल्कुल नया लैपटॉप हो और आप उसे ऑन करें तो वो विद इन अ मिनट रेडी टू यूज हो जाता है, लेकिन जो पुराने कंप्यूटर्स होते हैं दे टेक टाइम टू बूट अप। तो एक शख्स जो मुसलसल नया लैपटॉप यूज करता रहा है वो अगर एक पुराने लैपटॉप को यूज करे, ये मैं आपको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर, तो वो बहुत ही डिसहार्ट होता है, बहुत ही मुतनफर होता है, यानी फिजिकली इफेक्ट करता है उसके ब्लड प्रेशर पे या उसके बॉडी पोस्चर्स पे या उसकी मसल मूवमेंट पे। तो अगर ये काम बार बार किया जाए तो इन द लॉन्ग रन ये इंसान की फितरत में शामिल हो जाता है। जिस तरह हमने शुरू में देखा था ना, एर्गोनॉमी में फिजिकल हेल्थ भी है, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी है और पर्सनैलिटी या कैरेक्टर भी है। तो उस लिहाज से इट डज हैव एन इफेक्ट। इसी वजह से तो इसको इस साइंस में डिस्कस किया जा रहा है। आम आदमी इस पे कभी भी गौर नहीं करेगा, बस वो इससे मुतासिर होता रहेगा फिजिकल लिमिटेशंस के अगेंस्ट जाके। लेकिन ये हमारा काम है कि हम इसको समझें, बिकॉज वी आर द प्रोफेशनल्स। हमें समझना है कि ये फिजिकल लिमिटेशंस इंसान के सॉफ्टवेयर यूज में मुश्किल पैदा करती है, यानी हमें एर्गोनॉमी की जरूरत है नंबर 1 फॉर फिजिकल लिमिटेशंस। तो ये अब आपको क्लियर हुआ? जी सर, जरा जल्दी से, ये उस वक्त भी फिजिकल लिमिटेशंस पे असरअंदाज होते हैं जब कुछ लोगों को, सारों को नहीं, कुछ लोगों को आंखों की ये जो आई साइट है उसका मसला हो, नजर कमजोर होने का, या उनको कान में जो सुनते हैं उनका कोई मसला हो कि वो सही तरह सुन नहीं पाते, ऊंचा सुनते हैं। अब देखें, जो ऊंचा सुनते हैं उनको एटीएम की बीप्स का नहीं पता चलेगा, लैपटॉप की बीप्स का नहीं पता चलेगा, बल्कि उनको तो घर की जो बेल लगी है ना गेट पे, कोई अगर मेहमान आता है तो वो बेल बजाता रहेगा, इनको अंदर पता ही नहीं चलेगा। हियरिंग की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है जी वो आई साइट की प्रॉब्लम है, ओल्ड एज की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से। लाइक जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है अर्ली एज में, उनकी विजन बहुत मुतासिर होती है। हियरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। अच्छा, जो अच्छे खासे सेहतमंद कान वाले लोग भी होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उनके इर्द गिर्द बातें करने वाले बहुत सारे लोग हों तो तब भी उनकी जो सुनने की ताकत है वो डिस्टर्ब होती है। उनको समझ नहीं आती कि वो किस आवाज पे फोकस करें और किस पे नहीं। आमतौर पे एजेड पीपल के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये क्लियर हुआ आपको? जी, आपकी इस इनपुट से ही मैं आगे चलूंगा। यस सर। अच्छा, उसके बाद ये मैंने टॉपिक आज खत्म करना है, चाहे आप छोड़ के चले जाएं जो मर्जी। हाई रेडिएशंस हैं अगर सिस्टम में से निकलने वाली, या वाइब्रेशंस, वो भी लोगों की हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होती हैं, उनकी फिजिकल लिमिटेशंस पे। रेडिएशंस आमतौर पे उन सिस्टम्स में होती हैं जिनमें हीट जनरेट होती है, तो हीट भी एक तरह की रेडिएशन है। और वाइब्रेशंस वहाँ जहाँ पे कि सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ मशीनरी चल रही हो। लाइक ये जो एटीएम है, ये जब आप इसमें कार्ड डालते हैं, पिन पंच करते हैं और अमाउंट बताते हैं, तो उसके अंदर आपको मशीन चलने की आवाज़ आती है। और समटाइम्स वो पुरानी मशीन होती है तो वो बहुत इरिटेटिंग सी महसूस होती है कि जी मशीन चल रही है यार, काम हो नहीं रहा, देर करी जा रहा है, आवाज़ निकाली जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ना लोगों की फिजिकल लिमिटेशंस पे या फिजिकल बीइंग पे असरअंदाज होती है। रेडिएशंस हीट की शक्ल में या किसी और शक्ल में, और वाइब्रेशंस आवाज़ की शक्ल में। एक और बहुत बड़ा मसला है जो एंड पे लिखा हुआ है फिजिकल लिमिटेशंस में, कि इंसान मैनुअल काम करने के आदी होते हैं और फटाफट एकदम किसी दिन पता चलता है कि जी अब आपने ये काम सॉफ्टवेयर में करना है। मसलन किसी सरकारी दफ्तर में ज्यादातर लोग हाथ से काम कर रहे हैं, कॉपी पेंसिल रजिस्टर, और अब एकदम उनको पता चलता है कि जी ये सॉफ्टवेयर आ गया जी, आपके सिस्टम आपके सामने रख दिया गया है, अब आप सॉफ्टवेयर को यूज करें। तो खास तौर पे एजिड लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो काम करने के, हाथ से काम करने के आदी हो चुके हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर में अडेप्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। अब
इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, और दूसरा है मशीन लर्निंग। तो ये जो लोगों का मैनुअल काम करने का आदी होना है और फिर सॉफ्टवेयर पे जाना, या दोनों को साथ साथ चलाना, ये इंसान की फिजिकल लिमिटेशंस पे बहुत असरअंदाज होता है। फॉर एग्जांपल, जो मैनुअल काम किया जा रहा है उसमें कागज का डिजाइन इस तरह का है, मसलन फॉर्म फिल होते हैं ना, तो जो ऑफिस के लोग हैं वो मैनुअली उसको देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि जनाब अब यही मैनुअल जो है वो सॉफ्टवेयर में आ गया, तो सॉफ्टवेयर में ये फॉर्म इस तरह का हो सकता है, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ था और जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है उसमें रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप खुद अंदाजा करें कि वो जो मैनुअल काम का लोकेशन था वो अब शिफ्ट हो गया है, तो वो जो बंदा काम करने का आदी था मैनुअल, वो रोल नंबर को यहाँ कहीं तलाश कर रहा होगा जबकि वो रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सरासर कसूर अगर हो सकता है तो ये इन लोगों का हो सकता है कि उन्होंने इसकी डिजाइनिंग इस तरह से नहीं करवाई कि मैनुअल और ऑटोमेटेड सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, और अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो ये सरासर असरअंदाज होगा फिजिकल पे, यानी उस शख्स को कभी आंखें इधर लगानी पड़ रही हैं, कभी इधर, उसे ढूंढना पड़ रहा है, और हर मर्तबा जब वो उसकी सर्च नाकाम होती है तो वो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना है, बढ़ने से बढ़ना है और बढ़ता जाएगा, और इन द लॉन्ग रन वो उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी फिजिकल बीइंग के ऊपर असरअंदाज हुआ। तो अगर आपने इससे ही पढ़ी हुई है तो आई बिलीव कि आपने ये फिट्स लॉ पढ़ा होगा, इसको आप खुद पढ़िएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं अभी इस लेक्चर में। दूसरा है कॉग्निटिव एबिलिटीज। एक था जी फिजिकल लिमिटेशंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये जरा निस्बतन कम है और जरा जल्दी हो जाएगा। पहले आपको ये समझना है कि कॉग्निशन का क्या मतलब है। ये जो लफ्ज है ना कॉग्निटिव, तो उसमें कॉग्निशन का क्या मतलब है। उर्दू में आप कहते हैं इदराक या शऊर। ये बेसिकली समझने का सफर है। कोई बात आप सुनते हैं या देखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, इस अमल को कहते हैं कॉग्निशन। उर्दू में आप कहते हैं इदराक या शऊर। तो उसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी है, द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। जो कुछ आपने सुना या देखा है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं और उसको अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाते हैं और उसकी बेस पे अगला कोई काम करते हैं, इसे आप कहते हैं कॉग्निशन। तो इसको जरा जल्दी से कवर कर लेते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मसलन कोई एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अगर आपने इसे डिज़ाइन किया है किसी कैजुअल यूज़र के लिए, कैजुअल यूज़र का मतलब हो सकता है कम पढ़ा लिखा, बात को समझना है। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है उस सतह पे जिस सतह पे एक आम कम पढ़ा लिखा शख्स है, तो अब आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपके बने हुए सिस्टम को एक्सपर्ट के लिए बनाया गया है। अगर आपको कहा गया था कि इसे डिज़ाइन करना इन लोगों के लिए, तो आप ये ना सोचें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए जो एक्सपर्ट्स के लिए हो। एक्सपर्ट्स वो होते हैं जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज आम लोगों से ज़्यादा होती है। अब ये बड़े बारीक सी बात है, ये फौरन समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी बात ज़हन पे कि आपसे तवक्को ये रखी जाती है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन करें कि इसे एक आम से शख्स ने इस्तेमाल करना है, कम पढ़ा लिखा शख्स, जिस तरह कोई क्लर्क है, कोई पियोन है। लेकिन आप डिज़ाइनिंग इस तरह से करना चाह रहे हैं कि जी एक्सपर्ट्स के लिए हो। एक्सपर्ट्स कौन से हो सकते हैं जी? अकाउंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये वो लोग होते हैं जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती हैं। कॉग्निटिव आप समझ चुके हैं कि उसका क्या मतलब। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज के डिफरेंस को आपको क्लेरिफाई करना है, अपने ज़हन में रखना है। The usage of the app should not need the user to know a lot of information prior to the using of the interface.
कोई भी शख्स जो अपने लेवल पे सॉफ्टवेयर को यूज करना चाह रहा है, तो सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कोई इजाफी कोई मालूमात हासिल करने की उसे जरूरत ना हो। मसलन ये जी कि अगर उस पर लिखा हुआ है सेव का बटन, तो अब कोई इस सोच में पड़ जाए कि जी ये सेव का बटन मैं प्रेस करूं कि ना प्रेस करूं, पता नहीं इसका मतलब क्या है। तो ये वही बात आई ना, कॉग्निटिव एबिलिटी। एक आम आदमी जो है ना वो सोचना शुरू हो जाएगा भाई ये सेव क्या है, लेकिन जो एक अपर लेवल का कॉग्निटिव एबिलिटी वाला शख्स है वो फौरन समझ जाएगा जी सेव का मतलब है रिकॉर्ड सेव करना है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है एग्जिट या क्विट, तो एक आम सी कॉग्निटिव एबिलिटी वाला पहले लोगों से पूछना पड़ेगा जी ये एग्जिट का क्या मतलब है, जी क्विट का क्या मतलब है, क्लोज का क्या मतलब है। आपका सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि जो उसके कॉग्निटिव लेवल पे जाके उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, या कम से कम उसको उसकी अपीयरेंस या उसकी एग्जिस्टेंस उस लेवल की मिले जिस लेवल का वो खुद शख्स है। अब आपने देखा होगा कि कई मरतबा कंट्रोल्स, ये कमांड बटन्स के साथ साथ कुछ ऐसे बटन्स भी होते हैं जिनके ऊपर आइकॉन्स बने होते हैं। आप उन्हें क्या कहते हैं? शॉर्टकट बटन्स। मसलन सेव की बजाय अगर एक ऐसा बटन बनाओ जिसपे कोई डिस्क की तस्वीर बनी हो, कहीं पे अगर लिखा हुआ है प्रिंट, तो अब प्रिंट के कई मतलब हो सकते हैं। तो एक आम कॉग्निटिव लेवल वाला बंदा कंफ्यूज होगा कि जी ये कौन सा प्रिंट है, इसका क्या मतलब है। लेकिन अगर कहीं पे एक ऐसा बटन बनाओ जिसपे प्रिंटर की तस्वीर बनी हो, जिस आमतौर पे आपकी एप्लीकेशंस में होता है। अब इसकी एक एग्जांपल आप देखें, जो शख्स एटीएम यूज कर रहा है उससे सिर्फ एक ही चीज मांगी जा रही है, पिन। पिन क्या होता है बताइए? पिन सिक्योरिटी की। पिन होता है जी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वही की नंबर। तो जो भी शख्स एटीएम यूज करता है उससे सिर्फ यही एक चीज पूछी जाती है कि जी आपने एटीएम कार्ड इसमें डाला है, अब सिर्फ पिन दबाएं। उससे ये नहीं पूछा जाता कि जी अपना अकाउंट नंबर टाइप करें। क्यों? अक्सर लोगों को अपना अकाउंट नंबर याद ही नहीं होता, और अक्सर लोग जब उसे टाइप करेंगे तो उसमें मिस्टेक करेंगे, और नतीजा ये होगा कि एटीएम जो है वो उनके कार्ड को ब्लॉक कर देगा कि जी इसको तो अकाउंट नंबर ही सही नहीं पता। यही वजह है कि एटीएम पे सिर्फ एक ही चीज मांगी जा रही है जो सबसे आसान है याद रखना, पिन। अकाउंट नंबर याद रखना इतना आसान नहीं है, या कोई और डिटेल्स, ये आप नीचे पढ़ें। यूजिंग एन एटीएम कैन रिक्वायर मेमोराइजिंग अ पिन बट नॉट द अकाउंट नंबर। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज के मुताबिक उनको एक ही तरह से जज करते हैं कि जी हर शख्स अपने पिन याद रख सकता है। अकाउंट नंबर या इससे मिलती जुलती कोई भारी भरकम इंफॉर्मेशन वो याद नहीं रखेगा, या उसके स्पेलिंग या उसके नंबर्स वो मिक्स अप कर देगा। अब इसके बरक्स आप देखें, कंप्यूटर गेम्स जो हैं वो सादा सी कॉग्निटिव एबिलिटीज रिक्वायर नहीं करती हैं, बल्कि ज्यादा हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन रिक्वायर करते हैं। जिस तरह चेस की गेम है, या जिस तरह आप वो फ्लाइट सिमुलेटर्स चलाते हैं, या वो पबजी है जिसमें मिशन ओरिएंटेड काम है, वो इतने सिंपल भी नहीं होते, दे आर चैलेंजिंग। भी आप रीजन बता सकते हैं कि क्यों? क्योंकि सर वो आम लोगों के लिए नहीं होते। आम लोगों के लिए नहीं होते, वो स्टूडेंट्स या बच्चे खेलते हैं, या फिर यस सर। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अपनी मेंटल जो कैपेसिटी है उसको बार बार इम्प्रूव या एनहेंस करना चाहते हैं। वरना आम आदमी के लिए तो कंप्यूटर गेम वही होगी ना, वो जो नोकिया के फोन में होती थी, क्या नाम था उसका? स्नेकली। स्नेक। उसमें को कितनी कॉग्निटिव एबिलिटी चाहिए, और वैसे भी कॉग्निटिव एबिलिटी आने से पहले ही वो स्नेक खुद ही मर चुका होता है, फिर दोबारा उसको रीसेट करना पड़ता है। यस। अब इसको जल्दी से हम खत्म करते हैं। इमोशनल नीड्स। तो एक काम करते हैं, आप भी सुन सुन के थक गए होंगे, क्या ख्याल है?
जी सर। जी सर, नेक्स्ट लेक्चर पे रख लें अब। तो Yes, इसको हम sir. नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में रख देते हैं, क्योंकि वो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो हम सबकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो खराब होती जाएंगी। और ये जो बाकी की डिस्कशन है ये यहाँ से ऑनवर्ड ये हम अगले लेक्चर के शुरू में पूरी कर देंगे। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, ये मैं स्लाइड्स अपलोड कर चुका हूँ और दोबारा भी लोड कर दूंगा, आप इनको नेक्स्ट लेक्चर से पहले पढ़ें। ये जो वीडियो बन रही है इसकी भी आपके सामने रिकॉर्डिंग आ जाएगी, इसको भी आप देखें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप पिछली जो डिस्कशन है उस सारी को समझ चुके हों, रिवाइज कर चुके हों। जी सर। तो अभी तक आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हों प्लीज आस्क। नो सर। पूछें, कुछ तो पूछें। सर अब और जब सुनाए सर, क्या हाल है आपका? दोबारा लेक्चर को देखेंगे तो फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे माइंड में। वेरी गुड, ठीक है, तो आने चाहिए वरना फिर मैं जी सर। बहुत ही नाखुश हो जाऊंगा। ठीक है, यस सर। राइट जी। आज फिर हमने जो डिस्कशन की है उसमें पहले तो हमने प्रीव्यू लिया था, रिव्यू लिया था पुरानी डिस्कशन का, प्रीवियस डिस्कशन का। हमने डेफिनेशंस को दोबारा से विजिट किया कि जी एर्गोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है। फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं, जो हमारा असल टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स है। और हमने ये देखना है कि जी सॉफ्टवेयर को हम इस इंसानी इस्तेमाल के लिए किस तरह से फिक्स करते हैं या फिट करते हैं, फिटिंग द सिस्टम टू द ह्यूमन। ये हमारा बेसिक आइडिया होगा सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमी। फिर हमने देखा सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमी की ज़रूरत हमें पड़ेगी तीन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोल और पर्सनैलिटी। और फिर हमने ये देखा कि कुछ एग्जाम्पल्स थी हमारे सामने पिक्चर्स की शक्ल में एर्गोनॉमी की। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स। तो मैंने आपको ये बताया सॉफ्टवेयर एर्गोनॉमिक्स में दो किस्म के फील्ड्स हैं या कैटेगरीज हैं। नंबर वन, सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स, जिसका मतलब है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एर्गोनॉमिक्स पैदा करेंगे फॉर द यूजर। और फिर एर्गोनॉमिक्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दूसरा कैटेगरी है एर्गोनॉमिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये बेसिकली यूजर के लिए नहीं है बल्कि प्रोफेशनल्स के अपने लिए है, यानी वो अपनी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, अपने वर्क प्लेस में एर्गोनॉमिक्स को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं फॉर देयर ओन गुड। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर एर्गोनॉमिक्स, उसमें हमने 2 आउट ऑफ 3 क्राइटेरिया पे डिस्कशन की है, जिनमें पहला क्राइटेरिया है फिजिकल लिमिटेशंस का, दूसरा है कॉग्निटिव एबिलिटीज का और तीसरा है इमोशनल नीड्स का। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट फिजिकल लिमिटेशंस। इंसान की जो फिजिकल लिमिटेशंस हैं उसके कद के हिसाब से, उसकी हैबिट्स के हिसाब से या उसकी कुछ डिसेबिलिटीज के हिसाब से, वो हमने सॉफ्टवेयर की एर्गोनॉमी में उनको कंसिडर करना है। और दूसरी चीज थी लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी सीधी सी बात उनकी जो शऊरी या अक्ली जो इस्तेदाद है, कितने वो अक्लमंद हैं या कितने ज्यादा अक्लमंद हैं, उसकी बेस पे हमने उनके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर एर्गोनॉमी क्रिएट करनी। जो तीसरा है इमोशनल नीड्स, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ और भी डिस्कस करनी है और वो है क्राइटेरिया फॉर सॉफ्ट एर्गोनॉमिक्स। और एक चीज़ हमने और डिस्कस करनी है विच इज़ पोकायोके, जो कि दूसरी कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स में है, उसको हमने डिस्कस करना है। So if you have any questions regarding this much of the discussion or anything, any comments to say?
Not Anybody? yet, sir. Okay, then inshallah see you next time Thursday की डिस्कशन में. Until then अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. जी सर, अल्लाह हाफिज़.